हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। जैसा कि आप लोग डिमांड कर रहे थे कि सर हिंदी साहित्य का भी शुरू करो, तो हिंदी साहित्य का अपन ने जो वार्षिक परीक्षा 2024 जो होनी है उसके लिए 2000 जो क्वेश्चंस हमने तैयार किए हैं उन 2000 क्वेश्चंस का हम अब अभ्यास करेंगे। ठीक है, और मैं कंप्लीट इसका जो रिवीजन कोर्स है वो भी लाऊंगा, क्योंकि अभी हिंदी कंपलसरी का और ज्योग्राफी का अपना रिवीजन कोर्स चल रहा है, तो वो कंप्लीट होते ही हिंदी साहित्य का भी अपन रिवीजन कोर्स शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अभ्यास कर लेते हैं पूरे 2000 प्रश्नों का। और वो प्रश्न है जो या तो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं या इस बार आने की पूरी पूरी संभावना है। तो आप लोग बड़े ध्यान से अभी याद करना है, कुछ भी बाद में पेन मत छोड़ना। आप अभी चाहो तो कुछ प्रश्न अगर लिखना चाहो तो लिख देना, बाकी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, हर चीज आपको समझा दूंगा। आपको सब कुछ याद कर लेना है, ध्यान रखना। अब टाइम नहीं है आपका बाद में करने पर। तो ये हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहला जो पार्ट था वो हम कंप्लीट कर चुके हैं, और इस दूसरे भाग में बच्चों अब अपन क्या करेंगे कि दूसरे भाग में जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं। तो आइए एक एक करके शुरू करते हैं। पहला जो प्रश्न है हमारा, वो प्रश्न आपके सामने है, स्तंभ अपने लेखकों के नाम से क्यों जाने जाते हैं। स्तंभ लेखन जो होता है ना बच्चों, स्तंभ लेखन अपना जो पत्रकारिता वाला जो चैप्टर है उसमें एक प्रश्न आएगा आपका स्तंभ लेखन से रिलेटेड टॉपिक जो है अपना, उसमें ये रहता है कि जो स्तंभ लिखे जाते हैं, आपने पहले तो आपका जो आपको याद होना चाहिए, जो अखबार जो होते हैं उसमें एक संपादकीय पृष्ठ होता है ना, एडिटोरियल जिसे बोलते हैं। वहां पे किसी विशेष लेखक के नाम से वहां पे स्तंभ होते हैं, उनके कॉलम होते हैं, वो उनमें उन्हीं का जो है वो स्तंभ छपता है, वो उनके नाम से जाने जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि जो स्तंभ होते हैं ये स्तंभ उन लेखकों के नाम से ही क्यों जाने जाते हैं। इसका कारण क्या है कि बच्चों ये स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक को पूरी छूट होती है। जो उनको प्लेस दिया गया है, जो स्थान दिया गया है, वहां पर जो विचार छपेंगे वो विचार वो मत उनके खुद के होते हैं। और जो विषय, किस विषय पर वो आज उनका स्तंभ छपना है, किस विषय पर वो लिखेंगे, वो भी वो खुद तय करते हैं। मतलब उनको छूट होती है, उनको आजादी होती है। स्तंभ में लेखकों के अपने विचार अभिव्यक्त रहते हैं, इसीलिए स्तंभ अपने लेखकों के नाम से जाने जाते हैं, न कि किसी पत्र के नाम से। समझ में आया कि भाई स्तंभ जो होते हैं वो लेखकों को चुनने की आजादी होती है, और उस स्तंभ में लेखक अपने स्वयं के विचार अभिव्यक्त करता है, इसीलिए स्तंभ लेखक को स्तंभ का लेखन जो है वो उस व्यक्ति विशेष के नाम से रहता है। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट दूसरा हमारा प्रश्न है, विशेष रिपोर्ट कितने प्रकार की होती है। पत्रकार ये जो अपना माध्यम और ये जो टॉपिक है इसी में से ये दूसरा प्रश्न है कि भाई जो विशेष रिपोर्ट होती है ना, विशेष रिपोर्ट में क्या होता है। वैसे ये कई प्रकार की होती है, और जो स्पेशलिस्ट होते हैं, जो विशेषज्ञ होते हैं, वही ये रिपोर्ट लिखते हैं। इसमें कई प्रकार की रिपोर्ट होती है, जैसे मान लीजिए हुआ है खोजी रिपोर्ट, है ना, खोजी। अगला होता है इन डेप्थ रिपोर्ट, गहराई से विश्लेषण करना उसका। नेक्स्ट होता है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, और फिर होता है विवरणात्मक रिपोर्ट आदि। तो ये कुछ आपके विशेष रिपोर्ट के प्रकार हैं, आप लोग याद रखिएगा, 4-5 प्रकार की होती है विशेष रिपोर्ट। नेक्स्ट अगला हमारा तीसरा प्रश्न, तीसरे प्रश्न में बच्चों है कि काव्य दोष प्रकार के होते हैं। तो काव्य दोष कितने प्रकार के होते हैं। काव्य दोष 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के कौन कौन से मैं यहां पे लिख देता हूं, वह यहां पे लिख देता हूं बच्चों कि काव्य दोष जो है, एक तो होते हैं शब्दगत दोष, है ना, एक तो होते हैं शब्दगत दोष। मतलब क्या होता है कि काव्य में शब्द के द्वारा कोई दोष उत्पन्न हुआ है तो वो होता है शब्दगत दोष। दूसरा होता है अर्थगत दोष, मतलब कि अर्थ के माध्यम से, है ना, अर्थगत दोष, अर्थ के माध्यम से कोई दोष होता है, वो अर्थगत दोष कहलाता है। और तीसरा दोष होता है वो होता है रसगत दोष। काव्य में, क्योंकि रस को काव्य की आत्मा माना जाता है ना, रस को काव्य की आत्मा माना जाता है, तो इस रस से संबंधित कोई दोष अगर होता है, रसगत दोष, तो वो क्या कहलाता है भाई, वो रसगत दोष कहलाता है। तो इस तरीके से काव्य में 3 दोष होते हैं, गुण भी 3 होते हैं, और फिर इसमें अलग अलग दो कई सारे दोष होते हैं, जैसे ग्राम्यत्व दोष है, जो है अक्रमत्व दोष हो जाता है, अनेक प्रकार के दोष हैं। अपन आगे इन सारे दोषों को पढ़ने वाले हैं।
आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा चौथा प्रश्न है, छंद शास्त्र में कितने अक्षरों के समूह को गण कहते हैं? गण आपने नाम सुना होगा ना, यगण, भगण, मगण, तगण, रगण। तो ये गण जो होते हैं ना, 8 गण होते हैं बच्चों। ये पूछा है कि कितने अक्षरों का एक समूह गण कहलाता? तो 3 अक्षरों का एक समूह जो है, या 3 वर्णों का एक समूह जो है, वो गण कहलाता है। कैसे है देखो, आपको एक सूत्र याद रखना है, और वो सूत्र है य मा ता रा ज भा न स ल गा। वैसे आप सब बच्चों को याद होगा, एक बार मैं यहाँ पे बता देता हूँ। अगर मान लो किसी बच्चे को नहीं पता है कि सर ये गण क्या होते हैं और ये कैसे बनते हैं, इनका क्रम क्या रहता है, इनका निश्चित क्रम रहता है, ध्यान रखना। तो देखो ये जो सूत्र है ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसी क्रम से रहेगा ये माता राज भान स लगा। अब 3 समूह का गण बनता है। पहले बनेगा प्रथम 3 अक्षरों के समूह का गण बनेगा, फिर इन 3 अक्षरों के समूह का गण बनेगा। ऐसे क्रम से आपको 3 लेते जाना है ना, ऐसे 3 आप लेते जाओगे आगे तक। और इस तरीके से जब हम लेते जाते हैं तो देखो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के यहां तक जो है, अब यहां तक बनेगा, है ना, क्योंकि आगे फिर नहीं है, आगे फिर 3 वर्ण नहीं मिल रहे, तो क्योंकि 3 वर्णों का एक गण होता है तो इसलिए यहीं तक रहेगा। अब पहला रहेगा य से शुरू होता है, य माता, तो ये हो गया य गण, य गण। तो पहला क्या होता है, पहला जो गण होता है वो यगण कहलाता है। अब इस माँ और ता का क्या अर्थ है, तो इसका अर्थ ये रहता है कि जो यगण होता है इसमें जो क्योंकि मात्रा जो इसकी जो मात्रा रहेगी और जो वर्णों की जो मात्रा रहेगी वो इसमें 2 मात्रा है, इसमें 2 मात्रा है, इसमें 2 मात्रा है, इसमें 1 मात्रा है। मतलब यगण जो है तो यगण में मात्राओं की संख्या इस तरीके से रहेगी, लघु, दीर्घ और दीर्घ। ये लघु मात्रा का सिंबल है, ये दीर्घ का है, ये दीर्घ का है। प्रश्न पूछा था एक बार बोर्ड में कि लघु मात्रा और दीर्घ मात्रा को किस रूप में लिखते हैं, उनका सिंबल क्या होता है, चिन्ह क्या होता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। इसी तरीके से दूसरा गण बनेगा मातारा, तो मातारा में क्या बनेगा, मगण। इसको है ना मगण से लिखेंगे क्योंकि म से शुरुआत होती है, तो मगण। और इसमें भी 2 अक्षरों का जो है वो ये दो मात्रा रहेगी इसमें, 2 दीर्घ, दीर्घ और दीर्घ, क्योंकि आ और आ की ध्वनि है। तो इस तरीके से टोटल 8 गण बनते हैं और 3 अक्षरों का समूह होता है। तो क्या पूछा है कि छंद शास्त्र में कितने अक्षरों के समूह को गण कहते हैं? 3 अक्षरों के समूह को गण कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की तरफ। और अगला हमारा प्रश्न है बच्चों, अगला प्रश्न है कि गीतिका छंद के प्रत्येक चरण में मात्राएं कितनी होती है? तो पहले तो बता दूं कि गीतिका जो है ये एक मात्रिक छंद है, ये एक मात्रिक छंद है। और मात्रिक छंद जो है ना बच्चों, जहां पे जिस काव्य में मात्राओं की गणना, मात्राओं के आधार पर उस काव्य की जो गणना की जाती है तो वो मात्रिक छंद होते हैं। और ये जो गीतिका है, एक गीतिका होता है, एक हरि गीतिका होता है। इंपॉर्टेंट है, दोनों परीक्षा में आ सकते हैं, इसलिए ध्यान रखना। जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट है उस पर आपको विशेष रूप से थोड़ा सीरियस होकर ध्यान देना है। ये एक मात्रिक, अब देखो इसकी विशेषताएं क्या है कि पहले तो ये एक मात्रिक छंद है, ठीक है, ये एक मात्रिक छंद है। उसके बाद क्या देखेंगे, प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की संख्या समान रहती है, क्योंकि इसमें 26 मात्राएं रहती है। तो लिखेंगे प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की संख्या कितनी रहती है भाई? प्रत्येक पंक्ति में मात्राओं की संख्या जो है वो 26 रहती है, मात्राओं की संख्या 26 है। फिर क्या होता है तीसरा कि 14 और 12 पर यति होती है। 14-12 पर क्या होता है बच्चों? यति होती है। यति का मतलब क्या होता है? हल्का विराम। तो 14-12 पे यति होती है। और अगर इसका उदाहरण अगर पूछा जाए गीतिका का, तो आप एक अच्छा सा फेमस उदाहरण है अपनी जो प्रार्थना की पंक्तियां हैं कि हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रत धारी बने। तो ये एक अच्छा सा उदाहरण है गीतिका छंद का। आप इसे रिपीट करेंगे ना, बार बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, और याद करना पड़ेगा। परीक्षा में पूछा जाएगा कि गीतिका छंद का एक उदाहरण दीजिए, तो अब आपको याद है ना, तो आप तुरंत लिख दोगे। और बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल से 4 पंक्तियां आपको याद करनी है, याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। और ध्यान रखना फिर इसमें एक चीज और भी है कि ये जो है ना मात्रिक छंद तो है, पर ये मात्रिक में कैसा है? तो ये मात्रिक में सम मात्रिक छंद है बच्चों, है ना, सम मात्रिक छंद। सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक क्या होता है? जिसके सभी चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन है, ग्राम्यत्व दोष क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो बच्चों थोड़ा सा जुकाम की वजह से मैं क्लास को अभी यहीं पर क्लोज करूंगा। बाकी जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अच्छे अच्छे प्रश्न हैं, पर नेक्स्ट क्लास में लेके मिलते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। ये क्लास अब कंटिन्यू रहेगी, आप लोग पढ़ते रहिएगा और आपके मित्रों के साथ थोड़ा सा इस क्लास को शेयर भी करिए। थैंक यू, धन्यवाद।